हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम डेविस और पेंग के अपवर्तन चक्र के बारे में पढ़ रहे थे और आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो देखिए, नदी जब अपने पर्वतीय क्षेत्रों से जब नदी का उद्गम होता है और वो मैदानी भागों में बहती है और अंत में वह जब सागर में गिरती है, तब तक लेकर नदियाँ विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम उस नदी के द्वारा बनाई गई जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में ही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, नदियों के द्वारा दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। एक होता है अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ और दूसरी होती है निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। देखिए, हमने अपरदन के बारे में पहले मैंने बताया था कि अपरदन का मतलब है कि किसी भी चट्टान का एक जगह टूटकर बिखर जाना अपक्ष होता है और फिर जो प्रक्रम है, जो साधन है, जैसे हवा है, वायु है, हिमानी है, इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को हम कहते हैं अपरदन। ठीक है, अपरदन का मतलब हो गया स्थानांतरण। ठीक है, हम एक शब्द में इसके अपरदन के शब्द को हम समझें तो इसका मतलब है स्थानांतरण और निक्षेपण का मतलब है कि जो पदार्थ होते हैं, जैसे चट्टान अपने साथ जब नदियाँ अपने साथ जो भी कुछ बहाकर लाती है उस सभी पदार्थ को वह एक जगह ले जाकर जमा कर देती है, तो उसे हम कहेंगे निक्षेपण। तो इसको हम एक शब्द में समझे तो इसका मतलब होता है जमाव। ठीक है, अपरदन का मतलब हो गया स्थानांतरण, मतलब एक जगह दूसरे स्थान पर ले जाना, और निक्षेपण का मतलब है कि उस ले जाके पदार्थ को एक जगह जमा कर देना। ठीक है, तो नदियों के द्वारा ये दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। एक होता है अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ और दूसरे होती है निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। तो हम देखते हैं कि अपरदनात्मक स्थलाकृति में कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसमें पहली होती है वी आकार की घाटी। नदी के द्वारा बनाई गई पहली अपरदनात्मक जो स्थलाकृति है वो है वी आकार की घाटी। दूसरी है गार्ज या कैनियन। फिर है जलप्रपात। उसके बाद है क्षिप्रिका। ठीक है, फिर है नदी वेदिका। उसके बाद है नदी विसर्प। ठीक है, उसके बाद है संरचनात्मक सोपान। और लास्ट है संप्राय मैदान। ठीक है, नदी के द्वारा ये 8 प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है जिसमें पहली वी आकार की घाटी, दूसरी है गार्ज या कैनियन, तीसरी है जलप्रपात, चौथी है क्षिप्रिका, नदी वेदिका, नदी विसर्प, अपरदनात्मक संरचनात्मक सोपान और संप्राय मैदान। ये है नदी के द्वारा निर्मित की गई अपरदनात्मक स्थलाकृति। और फिर हम निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के बारे में हम देखें तो इसमें है जलोढ़ पंख, दूसरी है जलोढ़ शंकु, तीसरी है बालुका पुलिन। फिर है प्राकृतिक तटबंध। ठीक है, उसके बाद है बाढ़ का मैदान और डेल्टा। ठीक है, तो ये नदियों के द्वारा बनाई गई निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है
जिसमें पहली है जलोढ़ पंख, दूसरी है जलोढ़ शंकु, बालू का पुलिन, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान और डेल्टा। ठीक है, तो ये है नदी के द्वारा निर्मित की गई अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। फिर उसके बाद हम जो नदी के द्वारा बनाई गई जो ये अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक जो स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं एक एक करके। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले जो अपरदनात्मक स्थलाकृति हैं उनके बारे में हम पढ़ने जाएंगे। पहली है अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ। अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ जिसमें हमारी पहली है वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी। तो देखिए वी आकार की घाटी का जो निर्माण है नदी के द्वारा अपनी युवावस्था में किया जाता है। नदी के 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। पहली है युवावस्था, दूसरी है प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। वृद्धावस्था ये नदियों के 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो देखिए युवावस्था वो अवस्था होती है जिसमें नदी का उद्गम होता है। जिसमें क्या होता है? जिसमें नदी का उद्गम होता है। नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है जब नदी पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। उसके बाद नदी जब पहाड़ी भाग से निकलकर जब मैदानों में पहुँचती है और मैदानी भाग में जब नदी बहती है, मैदानी भाग में जब नदी बहती है तो वो होता है उसका प्रौढ़ावस्था। और जब नदी समुद्र में जाके गिरती है, समुद्र में जब नदी जाके गिरती है तो उसकी होती है ये वृद्धा अवस्था। ये इसकी लास्ट स्टेज होती है। ये नदियों की 3 अवस्थाएं हैं। व्यवस्था जब नदी का उद्गम होता है, पहाड़ी क्षेत्र से जब उसका उद्गम होता है उसे हम कहते हैं व्यवस्था। दूसरी अवस्था होती है इसकी प्रौढ़ावस्था, जब नदी मैदानी भागों में नदी बहती है। तीसरी होती है इसकी वृद्धावस्था, जब नदी समुद्र में जाके गिरती है। तो देखिए जो वी आकार की जो घाटी है उस घाटी का निर्माण होता है नदी की युवावस्था में। जब नदी पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है या फिर उसका उद्गम होता है और पहाड़ी क्षेत्र में जब ये नदी निकलती है तो एक गहरी घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, एक गहरी घाटी का निर्माण करती है। उस समय उसका जो बहाव होता है बहुत तेज होता है। बहुत तेज बहाव होने के कारण से यह जो नदी है एक इस प्रकार से एक गहरी घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ से नदी निकल रही है। ठीक है, इस पहाड़ों से जब नदी निकल रही है और इसका बहाव तेज है, ये इसकी ये युवावस्था है और युवावस्था में इसका बहाव तेज होने के कारण से यह एक गहरी घाटी का निर्माण करती है जिसे हम कहते हैं वी आकार की घाटी, क्योंकि इसकी आकृति भी हमें देखने में वी के समान दिख रही है। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं वी आकार की घाटी। ये इसकी पहली अवस्था है, पहली स्थलाकृति है। उसके बाद इसकी अगली जो स्थलाकृति है वो है गार्ज या कैनियन। गार्ज, तो देखिए गार्ज का निर्माण भी नदी अपनी युवावस्था में ही करती है जब नदी अपने पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, जब नदी है वो पहाड़ी क्षेत्र से निकल रही है तब क्या होता है बिल्कुल एक सीधे गार्ज का निर्माण करती है। जब नदी पहाड़ों से जब निकल रही है, निकलते समय एक सीधे मतलब एक गहरे और एक सकड़े गार्ज का निर्माण करती है। इस प्रकार से गहरे और सकड़े। ठीक है, इसमें क्या होता है गार्ज में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी नदी के जो दोनों किनारे हैं वो बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं। ये नदी है, इस नदी के जो दोनों किनारे हैं वो बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं और नदी एक इस प्रकार से एक सकड़े, गहरे, सकड़े और गहरे गार्ज का निर्माण करती है। मतलब इसकी जब नदी के दोनों किनारे जब बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं तो एक गहरे और सकड़ी गहरी घाटी का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं गार्ज। ठीक है, इस प्रकार से बिल्कुल सीधे खड़े इसके किनारे और ये बहुत गहरा है और सकड़ी घाटी है, इसको हम कहेंगे गार्ज। तो देखिए विश्व का सबसे प्रसिद्ध जो गार्ज है, तो देखिए जो ये नदियाँ हैं तो भारत में भी देखिए जो सिंधु नदी है, गंगा नदी है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उनके द्वारा भी गार्ज का निर्माण किया गया है। भारत में कौन कौन सी नदी है? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी।
गंगा नहीं, सॉरी, सतलज। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा भी गहरे गार्ज का निर्माण किए गए हैं। तो सिंधु नदी के द्वारा जिस गार्ज का निर्माण किया गया है उसका नाम है सिंधु गार्ज। सिंधु गार्ज, ठीक है। और जो सतलज नदी के द्वारा जिस गार्ज का निर्माण किया गया है उसका नाम है शिपकिला गार्ज। शिपकिला गार्ज, ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जिस गार्ज का निर्माण किया गया है उसका नाम है देहांग गार्ज, ठीक है। तो भारत में भी 3 मुख्य जो नदियाँ हैं उनके द्वारा गार्ज का निर्माण किए गए हैं। सिंधु नदी के द्वारा सिंधु गार्ज का निर्माण किया गया है, सतलज नदी के द्वारा शिपकिला गार्ज का निर्माण किया गया है और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा देहांग गार्ज का निर्माण किया गया है। तो ये आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपके ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि सिंधु गार्ज का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है और देहांग गार्ज का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है। तो ये आपको याद रखने, इन नदियों के नाम और इनके द्वारा निर्माण किए गए गार्जों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद अगली जो स्थलाकृति है वो है कैनियन। कैनियन, तो देखिए कैनियन का जो निर्माण होता है वो होता है पठारी क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए ये कोई पठारी क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई पठारी क्षेत्र है, ठीक है। और इसके ऊपर जो चट्टानें हैं वो आड़ी रूप में बिछी हुई है। इस प्रकार से चट्टानें आड़ी रूप में इसके ऊपर बिछी हुई है और इन चट्टानों के मध्य में जब नदी प्रवाहित होती है, ठीक है, इन चट्टानों के मध्य में जब नदी बह रही होती है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ये नदी बिल्कुल सक्रिय होएगी, बिल्कुल इसका जो मार्ग होगा, इसका जो अपवाद क्षेत्र होगा वो बिल्कुल सकड़ा होगा, एक सकड़े मार्ग में बहेगी। सकड़े क्षेत्र में बहने कारण इसकी जो आकृति है वो हमें आई के समान दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल आई के समान। इस प्रकार से एक आई के समान हमें इसकी आकृति दिखाई दे रही है। तो हम गार्ज को एक आई की आकृति के निर्माण भी आई के समान भी इसकी आकृति बन जाती है, ठीक है। तो एक बिल्कुल सक्रिय क्षेत्र में बनने के कारण इसको हम आई के आकार की स्थलाकृति भी हम इसे कहते हैं, जिससे हम कहेंगे कैनियन। इस आकृति को हम कहते हैं कैनियन, ठीक है। यह स्थलाकृति कब बनती है? जब पठारी क्षेत्र के ऊपर चट्टानें हैं वो आड़ी रूप में बिछी हुई होती है और इन चट्टानों के बीच में जब नदी प्रवाहित होती है तो इसे हम कहेंगे कैनियन, ठीक है। और इसके बारे में हम एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं कि जो सबसे बड़ा कैनियन है, सबसे प्रसिद्ध जो कैनियन है वो बनाया गया है अमेरिका में कोलोराडो नदी के द्वारा। कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया है उत्तरी अमेरिका में, जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैंड कैनियन का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है? कोलोराडो नदी के द्वारा किया गया है। कहाँ पे है ये नदी? उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो ये है स्थलाकृति जिसका नाम है कैनियन। उसके बाद अगली जो स्थलाकृति है वो है जलप्रपात। अगली है जलप्रपात। तो देखिए जलप्रपात की स्थिति जब बनती है, जब नदी है जो पहाड़ी क्षेत्र में बहने के बाद अचानक से नीचे धरातल पर आती है। ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से बहने पर जो नदी है वह बिल्कुल एकदम बहुत तेज प्रवाह के साथ नीचे आती है और यहाँ पे अब एक जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये जो स्थलाकृति बनती है इसे हम कहेंगे जलप्रपात, ठीक है। जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग के नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। और संसार का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है वेनेजुएला का एंजिल जलप्रपात है, जो संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। संसार का सबसे ऊंचा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपके जो छोटे क्वेश्चन आएंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो उसका नाम क्या है?
एंजिल। ये आपको ध्यान में रखना है कि संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है, जो कहाँ पे स्थित है? वेनेजुएला में। ठीक है, तो जलप्रपात के बारे में हमने देखा कि जब नदी का जल है बहुत ही प्रवाह के साथ बहुत ऊंचाई से जब नीचे गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। ठीक है, और भारत में भी कई जो जलप्रपात है वो नदियाँ जलप्रपात का निर्माण करती है, जैसे नर्मदा नदी जलप्रपात का निर्माण करती है, और जो कावेरी नदी है उसके द्वारा भी जलप्रपात का निर्माण किया जाता है, योग और जो गरसोपा जलप्रपात है। ठीक है, और इस प्रकार से भारत में भी नदियों के द्वारा जलप्रपात का निर्माण किए जाते हैं। उसके बाद अगली जो आकृति है वो है अपनी क्षिपिका। क्षिपिका देखिए, इसमें क्या है कि जब कठोर सेलों का ढाल नदी के साथ होता है तो क्षिपिका का निर्माण बन जाता है। जब जो नदी का जो ढाल है, नदी का ढाल जब सेलों के समानांतर होता है तो किस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है? क्षिपिका। उसके बाद अगली जो स्थलाकृति है वो है नदी विसर्प। नदी विसर्प, तो देखिए नदी विसर्प की आकृति कैसे बनती है? जब जो नदी है, नदी जब जो पर्वतीय भाग है वहाँ से बहकर जब मैदानी भागों में पहुँचती है तो मैदानी भागों में पहुँचने के बाद इसका वेग थोड़ा कम हो जाता है। तो वेग कम होने के कारण से यह जो नदी है बिल्कुल सीधे आकार में न बहकर एक टेढ़े मेढ़े आकृति में यह नदी प्रवाहित होती है। इस प्रकार से जब नदी पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर मैदानी भागों में पहुंचती है तो उसका वेग कम हो जाता है, और वेग कम होने के कारण से यह जो नदी है बिल्कुल सीधी ना बहकर एक टेढ़े मेढ़े आकृति में बहती है, जिसे हम कहते हैं नदी विसर्प। ठीक है, इसमें कुछ मोड़ पड़ जाते हैं, इन मोड़ों को हम नदी विसर्प कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे मोड़ पड़ गया, यहाँ पे एक मोड़ पड़ गया, यहाँ पे। ठीक है, ये जो मोड़ पड़ गए इन मोड़ों को हम कहेंगे नदी विसर्प। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे जो स्थलाकृति हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।